हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे 51 से नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस को। और जिन्होंने अभी तक जो है वो पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताती ही हूँ, तो जिसने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है वो आप जो है वो पिछली क्लासेस को देख सकते हो। प्लेलिस्ट पे आपको सारी की सारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो आपको सीक्वेंस में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो जेबीटी कमीशन का जो साइकोलॉजी पोर्शन है वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। सारे का सारा सिलेबस आप लोगों को वहाँ पे करवाया हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री भी करवाई हुई है, ठीक है। तो आप आराम से उनको देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। इम्पॉर्टेंट जो कि यहाँ पे जेबीटी कमीशन, जिन्होंने अभी सीबीएसई जेबीटी कमीशन देना है, पटवारी का एग्ज़ाम देना है, पंचायत सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम देना है, तो जो भी सिलेबस के अंदर चीज़ें गिवन है आपके पास, इन तीनों सब्जेक्ट की आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जिसने जो है वो सिलेबस देखा होगा साइंस का भी, तो आपको पता होगा कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो हम साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। और साउंड चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने कुछ क्वेश्चंस में हमने 50 क्वेश्चन के अंदर कवर किए थे, और आज हम जो है वो 51 से आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। क्वेश्चन में कहा गया है अ पर्सन हियर्स थंडर आफ्टर लाइटिंग बिकॉज, जैसे आपने देखा होगा समटाइम मौसम ख़राब होता है और जिस टाइम पे जो है वो बिजली भी कड़कती है और आवाज़ भी होती है, तो बोला जा रहा है कि बिजली चमकने के बाद गर्जना सुनाई देती है। पहले क्या होगा, बिजली चमकेगी यानी कि लाइट पहले आएगी और उसके बाद जो है आपको जो है वो वॉइस सुनने को मिलेगी, गर्जना सुनाई देती है उसके बाद, पहले लाइट होगी। तो इसका क्या मतलब है, वो क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट जो है वो स्लोली ट्रैवल करती है, या साउंड जो है वो लाइट से स्लोअर जो है वो ट्रैवल करता है, धीरे ट्रैवल करता है, या साउंड जो है वो फास्ट ट्रैवल करता है, या बोथ जो है वो इक्वली फास्ट जो है वो ट्रैवल करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे अगर मैं आंसर आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो बिजली चमकने के बाद गर्जना सुनाई देती है, क्योंकि जो बिजली है ना इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, साउंड के। तो यही बोला कि साउंड ट्रैवल स्लोअर, जो साउंड है वो धीरे ट्रैवल करता है देन लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ये आपके पास यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस नॉइस फ्रॉम म्यूजिक। हम दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि ये जो है ये नॉइस है और ये जो है वो म्यूजिक है, कैसे पता चलता है। रेगुलरिटी ऑफ वाइब्रेशंस, एम्पलीट्यूड, सिर्फ एम्पलीट्यूड की अगर बात करें, सिर्फ स्पीड की बात करें कि ज़्यादा स्पीड में है तो ये नॉइस है और ये म्यूज़िक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। या टाइम पीरियड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ कितना समय है लग रहा है किसी को, ये म्यूज़िक है और ये नॉइस है, नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, रेगुलरिटी ऑफ वाइब्रेशंस। जो वाइब्रेशन है ना, पहले वाइब्रेशन होती है उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से साउंड आता है ना। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है उनकी रेगुलरिटी के ऊपर देखा जा रहा है कि कैसे वो जो है वो वाइब्रेट कर रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि ये जो है वो नॉइस है या म्यूज़िक है सेम चीज़। समटाइम हम बोलते हैं ना कि म्यूज़िक में भी कि ये म्यूज़िक नहीं है ये शोर है, तो वो रेगुलरिटीज़ ऑफ जो वाइब्रेशंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, जो ध्वनि प्रदूषण है वो किस में मापा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछली जो पॉइंट्स थे उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे जो ह्यूमन ईयर की बात करते हैं कि कितना साउंड वो सुन सकता है। 20 हर्ट्स से जो है हमने बात की थी, 20,000 हर्ट्स जो है वो इंसान जो है वो सुन सकता है। इससे नीचे के साउंड को हमने क्या कहा था, इंफ्रा रेडिएशंस में हमने उनको काउंट किया था, ठीक है। और उसके आगे जो है अल्ट्रासोनिक की वेव्स जो है आपकी उससे 20 हर्ट्ज से ज़्यादा आती है, जिनको जो उल्लू और चमगादड़ वगैरह है ना उनकी होती है पराश्रव्य ध्वनियाँ, यानी कि इंफ्रारेड जो रेडिएशंस थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के बारे में बोला जा रहा है कि मापा जाता है, किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ। अब स्कूल की घंटी बजती है ना तो ध्वनि उत्पन्न होती है
एयर कॉलम की वजह से, मेम्ब्रेन की वजह से, मेटल बॉडी की वजह से या स्ट्रिंग की वजह से, तो जो घंटी बजती है वो उसकी बॉडी कैसी होती है, मेटल की होती है ना, धातु की होती है, इसकी वजह से जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ ईयर फर्स्ट रिसीव साउंड, कौन सा जो भाग है कान का सबसे पहले ध्वनि प्राप्त करता है। अब हमारा जो है वो आउटर पार्ट, मिडल पार्ट, इस तरीके से इनर पार्ट, ये सारे है ना, तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले ध्वनि कौन प्राप्त करता है, तो करेक्ट आंसर होगा जो पिन्ना पोर्शन है ना, तो पिन्ना जो है वो सबसे पहले ध्वनि प्राप्त करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ अ सोर्स ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स। यही मैंने आपको बताया कि इंफ्रासोनिक है जो 20 हर्ट्ज से ऊपर का, जो ऊपर की जो ध्वनियाँ होती है ना, उनको सुन सकते हैं, उनको हम कह रहे हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, यहाँ बोला सोर्स क्या है, किसकी वजह से ये चीज़ होती है, इंफ्रासोनिक का स्रोत क्या है, तो वो है अर्थक्वेक। सुन कौन सकता है, तो जो आपके बैट वगैरह हैं, यानी कि चमगादड़ है, ये सुन सकते हैं, उल्लू होते हैं वो सुन सकते हैं आपके अपश्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्रोत पूछा है तो वो है अर्थक्वेक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स बिकॉज पार्टिकल्स आर। तो साउंड सबसे तेज जो है वो सॉलिड में ट्रैवल करता है, और उसके बाद जो है वो ट्रैवल करेगा आपका किस में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे ठोस में ध्वनि तेज चलती है, क्योंकि क्यों चलती है आपको पता है, इनकी पैकिंग का आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे ये है, तो इनकी ये बिल्कुल टाइटली जो है वो पैक्ड होंगे, और लिक्विड में थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा, और गैसेस में ये बिल्कुल ही क्लोजली जो है पैक्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल फार पैक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए साउंड जो है वो सॉलिड्स में फास्टर ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस। कंपन की आवृत्ति क्या निर्धारित करती है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, कंपन जो हो रहा होता है, कंपन की जो आवृत्ति है ना, वो निर्धारित करती है कि आपकी पिच कैसी है, लो पिच है, हाई पिच है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच को निर्धारित करती है, कंपन की आवृत्ति जो है, कंपन की वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो निर्धारित करती है पिच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देखो, आप लोगों ने जैसे कि कमेंट में जो है एक स्टूडेंट में कहा भी था कि हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को जो है वो करवाऊंगी। पहले हम सारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन भी जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद जो है आपको इसका न्यूमेरिकल भी जो है वो क्लास, एक लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है इनमें से कौन सी ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव नहीं है। हाइपरटेंशन जो है वो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की वजह से उसका हाई प्रभाव नहीं है। स्ट्रेस है या बेटर कंसंट्रेशन या स्लीपलेसनेस, तो करेक्ट आंसर होगा कि जो बेटर कंसंट्रेशन, अगर आप अच्छे से जो है वो ध्यान केंद्रित करके देखेंगे, तो अगर बेटर कंसंट्रेशन है अगर आपकी कहीं पर, तो वो प्रभाव नहीं है ध्वनि प्रदूषण का। तो ध्वनि प्रदूषण से हाइपरटेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, यानी कि आपको बेचैनी रहेगी, नींद नहीं आएगी, लेकिन बेटर कंसंट्रेशन जो है एक प्रभाव नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज मोस्ट इफेक्टिव टू रिड्यूस नॉइस नियर रोड्स। सड़कों के पास ध्वनि प्रदूषण कम करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे, प्लांट ट्रीज, यूजिंग एम्पलीफायर्स यूज़ करेंगे, या फायर क्रैकर्स, पटाखे यूज़ करेंगे, तो क्या किया जाएगा। तो सड़कों के पास ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है, आप क्या करोगे, प्लांटिंग ट्रीज को लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस इज इक्वल टू। दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी बराबर होती है। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस होते हैं, उनके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, उनको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहा जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट क्या होता है वेवलेंथ का। तो यहाँ पे ऑप्शन तरंग दैर्घ्य की इकाई पूछा जा रहा है। वेवलेंथ को बोल देंगे हम तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है आपके पास मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अब यहाँ पे ये जो है एक तरीके से आपको जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल तरीके से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी फिर, यदि तरंग दैर्घ्य घटे और वेग स्थिर रहे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो आवृत्ति इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे एक मतलब आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, ध्यान देंगे। क्या बोला गया है, जैसे हमने बात की कि यदि जो तरंग दैर्घ्य है वो वेवलेंथ अगर घट जाए, तो यहाँ पे एक आपने जो है वो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हम वेव स्पीड की बात करें, आपके पास एक फॉर्मूला है वेव स्पीड का, 2-3 कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझोगे, ध्यान दीजिएगा। तो वेव स्पीड को हम जो है वो बी से डिनोट करते हैं, यानी कि जो वेव स्पीड है वो हो जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, यानी कि जिसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, ये है आपके पास वेव स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना, जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसके लिए क्या होगा, ये तो मैंने आपको वेव स्पीड कहा कि जो वेव स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ होती है, आवृत्ति मल्टीप्लाई बाय जो तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ तो दिया हुआ है, वेवलेंथ यहाँ पर जो है वो वेवलेंथ और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है रिलेशन, हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, इन दोनों के हम जो है वो बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। ठीक है, यानी कि ये जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी यहाँ पे प्रोपोर्शनेट है किसके, 1/λ के। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगी ये 1 के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी लैम्डा घटेगा, यानी कि वेवलेंथ घटेगी, और अगर आपका जो है वो वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। इस तरीके से बोला गया है, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है तो ये वाला जो आपके पास रूल है ये अप्लाई होता है कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, बट स्पीड कांस्टेंट है तो आपका जो वेवलेंथ है हम बोल रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला होता कि जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो जाती, ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास जो है तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम स्पीड के बारे में, स्पीड का रिलेशन देखें, अगर हम किसके साथ में, वेव के साथ में, जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि आपकी जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये आपकी कांस्टेंट है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड भी आपकी इंक्रीज करेगी और आपकी जो वेवलेंथ है ये भी आपकी इंक्रीज करेगी, ये चीज़ आपने याद रखना है। ठीक है, जब आपकी जो स्पीड और वेव का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा था ना, अब हम बोल रहे हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है कोई भी चीज़। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, दोनों चीज़ें। ठीक है, और तीसरी चीज़, जो वेव की स्पीड होती है ना वो मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि मीडियम डेंस है या इलास्टिसिटी है उस पर, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरी चीज़, अगर आपको कहीं पर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको जो है वो क्या दिखे, हम बोल रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो आपकी जो वेव लेंथ होगी वो कैसे होगी, यानी कि लैम्डा क्या होगा आपके पास यहाँ पे, जो शॉर्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट लैम्डा होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे जो वेव लेंथ है यानी कि जो लैम्डा है वो शॉर्ट है। ठीक है, और अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो आपका जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, लॉन्ग जो है यहाँ पे याद रखना है, यानी कि ज़्यादा और कम की बात कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं बोल रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ आपकी कैसी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और अगर आपकी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और वो जो है वो लो है
तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लैम्डा आपका उल्टा है, बस इतना याद रखना। हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट लैम्डा और लो फ्रीक्वेंसी पे जो है वो लॉन्ग हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि सेम यहाँ पे इतने याद रखना आपने, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया जो इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास था। एफ से हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया और लैम्डा से वेवलेंथ को डिनोट किया। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, तो आपने जो है वो पूछ लेना है, मैं आप लोगों को बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सक्सेसिव, जो साउंड वेव्स होती है, तरंग धैर्य उत्पन्न होती हैं, वो लगातार उत्पन्न होती हैं, लगातार रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की वजह से, हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन की वजह से। तो कंप्रेस हो रही होती है, बार बार जो है वो कंप्रेस हो रही है, फिर जो है वो ये हो रही है, रेयर रिफ्रैक्शन हो रही है इनके बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इनकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड की ध्वनि का कौन सा गुण आयाम से प्रभावित होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड से अफेक्ट होता है। तो एम्पलीट्यूड में एल आता है और लाउडनेस में भी एल आता है कि कितनी लाउड है ना। उस तरीके से मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी ये चीज़ें समझाई थी। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स यूजिंग अल्ट्रासाउंड इज, अगर अल्ट्रासाउंड द्वारा हम आंतरिक अंग देखने के लिए उपयोग किया जाने वाले उपकरण की बात करें तो कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो छोटी चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी मशीन्स जो है वो यूज़ की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रिवर्बरेशन टाइम है, यानी कि सभागार में गूंज होती है, तो गूंज का समय होना चाहिए कैसा, जो है यहाँ पे टाइम कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। सभागार में जो गूंज होती है ऑप्टिमम होना चाहिए या फिर इनफाइनाइट होना चाहिए, तो वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जैसे कि अगर हम बात करें एक अच्छा सा साउंड जिसको हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा गूंज ना हो, यानी कि जो एक क्लैरिटी आपको जिससे मिले, क्लियर आपको जो है वो वहाँ पे साउंड देखने को मिले, वो यहाँ पे जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस ना आपको साउंड में आए, तो वैसा जो है वो गूंज होनी चाहिए, तो उसको हम ऑप्टिमम कहेंगे। क्लैरिटी आपको देखने सुनने को हो रही है कि आपकी जो भी आप बोल रहे हो ना वो क्लियरली जो है वो सुनाई दे सबको। नेक्स्ट है अगर एक्सेसिव गूंज हो जाए तो वो क्या कारण बनता है, उससे साउंड कैसा होता है, क्लियर साउंड। अधिक गूंज अगर उत्पन्न हो जाए तो साउंड क्लियर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बहुत सारे साउंड्स मिक्स हो जाएंगे, तो मिक्सिंग ऑफ साउंड्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन रिकॉर्डिंग स्टूडियोज टू एब्जॉर्ब साउंड। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज पे जो है अब कुछ जो है वो मटेरियल हम यूज़ करते हैं साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो क्या होता है, आप मार्बल यूज़ करोगे या फोम के पैनल्स होते हैं वो यूज़ करोगे, या जो है आप स्टील की शीट्स यूज़ करोगे या ग्लास यूज़ करोगे। तो ऑब्वियसली जो है वो क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पे फोम के पैनल्स यूज़ किए जाते हैं। फोम शीट्स होती हैं वैसे ही पैनल्स, उसकी वजह से साउंड जो है वो बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए कि साउंड आपका अंदर ही रहे और अच्छा साउंड आपको सुनाई दे, उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साउंड कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज इट इज़, ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता है, पोलराइज नहीं होता है, क्योंकि जो ध्वनि है, साउंड है, वो कैसी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं। तो ये कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से साउंड हम बात करते हैं ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है विच वेव रिक्वायर नो मटीरियल मीडियम, कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, साउंड वेव्स को, वाटर वेव्स को, लाइट वेव्स को, या जो सिस्मिक वेव्स हैं, माध्यम की आवश्यकता किसको नहीं होती है, तो लाइट वेव्स को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साउंड, वाटर और सिस्मिक को साउंड होती है ज़रूरत। नेक्स्ट है द ऑडिबल रेंज डिक्रीजेज विद एज ड्यू टू, आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सुनाई देना जो है वो कम हो जाता है, तो आयु बढ़ने पर श्रव्य सीमा घटती है, क्यों घटती है, क्योंकि ये जो ईयर सेंसिटिविटी है, ईयर जो साउंड को सेंस कर पाता है वो वीक हो जाता है, या फिर फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जा रहा है, या फिर ईयर ड्रम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग होंगे तब तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे ईयर सेंसिटिविटी कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फिनोमिना यूज्ड इन मेगाफोन्स इज,
मेगाफोन में कौन सा जो फिनोमिना है या प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जो कि यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो मेगाफोन में यूज़ किए जाते हैं। साउंड रिफ्लेक्ट होता है इस तरीके से, ठीक है, साउंड आया और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके चला गया, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ईयर सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो कि मस्तिष्क तक संकेत भेजता है? पिन्ना, ऑडिटरी नर्व, या फिर ईयर ड्रम, या कोक्लिया फ्लूइड। तो जो ऑडिटरी नर्व होती है ना, ये जो है वो मस्तिष्क तक जो है वो ब्रेन तक जो है वो सिग्नल को भेजता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ध्वनि का वेग जो है वो निर्भर करता है किस चीज़ के ऊपर, जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंडिपेंडेंट है, निर्भर करता है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो निर्भर करता है आपका लाउडनेस के ऊपर कि कितनी लाउड है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन वैक्यूम फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड बिकम्स, निर्वात में ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हम वैक्यूम की बात करते हैं वहाँ पे आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी है 0 है, क्योंकि साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट, साउंड वहाँ पे साउंड को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस पेरियोडिक वाइब्रेशन, इनमें से कौन जो है वो आवर्त कंपन उत्पन्न करता है? पेरियोडिक वाइब्रेशन कौन उत्पन्न करता है? जब आप ड्रम बीट जो है वो ड्रम बजाते हो ना, वो एकदम से रैंडमली आपने बजा दिया, या गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, एक्सप्लोजन धमाका हो गया, या फिर ट्रैफिक नॉइस की बात करें तो कौन सा है जिससे आवर्त कंपन उत्पन्न होता है? तो गिटार की स्ट्रिंग है जिससे फ्रिक्वेंसी या पेरियोडिक वाइब्रेशंस जो है वो उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, पिच एंड लाउडनेस आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू, तो लाउडनेस मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक दूसरे से रिलेटेड है, और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉइज पोल्यूशन का कौन सा यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल है? यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न्स, आप प्रेशर हॉर्न्स का यूज़ कर रहे हो, या साइलेंट जोन्स नियर हॉस्पिटल के वहाँ पे आप साइलेंट जोन्स जो है वो आपने बनाए हुए हैं, लाउड डीजे सिस्टम है, फायरवर्क्स एट नाइट आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट जोन्स अगर नियर हॉस्पिटल हैं तो उससे जो है आप ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? साउंड से रिलेटेड ऑप्टिक्स, अकाउस्टिक्स, या मैकेनिक्स, या डायनामिक्स, तो उसको अकाउस्टिक्स कहा जाता है जो साइंटिफिक स्टडी है साउंड की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ साउंड वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ, ध्वनि तरंग ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ऊर्जा का तो स्थानांतरण करती है, लेकिन बिना स्थानांतरण के क्या चीज़ स्थानांतरित नहीं करती है? मैटर को स्थानांतरित नहीं करेगी, बस साउंड को करेगी, एनर्जी वहाँ पे जो है वो स्थानांतरित होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ध्वनि तरंग ऊर्जा का स्थानांतरण करती है बिना मैटर के स्थानांतरण के, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिना एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हियर एड्स, श्रवण यंत्र का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, श्रवण यंत्र क्यों किया जाता है? ताकि आपको साउंड सुनाई दे। एम्प्लीफायर्स क्यों होते हैं? ताकि ऊंचा साउंड आपको सुनाई दे। तो श्रवण यंत्र का कार्य होता है ताकि जो आपको साउंड है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड है, वो सुनाई दे जाए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ डबल, अगर फ्रिक्वेंसी डबल हो जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? फिर अब टाइम के साथ में हम बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर ये जो है वो दोगुनी हो जाए तो उसकी जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी अगर डबल है तो आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t ऐसे बात करते हैं। तो अगर ये 2 है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये इसका 2 है, 2/1 यानी कि 2 है, ये इसका जो है दुगनी है, तो ये कैसी हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 यानी कि आधा हो जाएगा। तो ये रिलेशन बनता है आपके पास एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसमें आपको जो है बोला जा रहा है कि अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ये वाली चीज़ वो दुगनी है तो आपका आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होगा? तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे, आधा हो जाएगा। Next, which sound waves characteristics remains unchanged when sound passes from air to water?
वायु से जल में जाने पर ध्वनि का कौन सा गुण अपरिवर्तित हो जाता है? अब वायु से जा रही है वो जल में, यानी कि एयर टू कहाँ पे जा रही है, वो लिक्विड में जा रही है ना। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगी? स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड? तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आवृत्ति चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु से जल में जाने पर ध्वनि का गुण जो है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस एनर्जी कैरिड बाय इट? ध्वनि द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि द्वारा जो वहन की जा रही है ऊर्जा वो डिपेंड कर रही है पिच के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर या टाइम पीरियड के ऊपर। तो जो वहन की जाने वाली ऊर्जा है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी ध्वनि है वो ऊर्जा को जो है वो वहन कर रही है, ऊर्जा को ले जा रही है, तो ये उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आवृत्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इम्पॉर्टेंट इन डिजाइनिंग। ध्वनि के परावर्तन का अध्ययन महत्वपूर्ण है, तो वो ऑडिटोरियम में, सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा, वहाँ पर इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑडिटोरियम में जो है वहाँ पर भी जो है साउंड रिफ्लेक्ट होता है, सिनेमा हॉल्स में भी होता है, थिएटर्स में भी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज कंप्लीट हाउ मेनी वाइब्रेशंस इन 1 मिनट? कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग 1 मिनट में कितने कंपन करेगी? तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल है एक तरीके से आपके पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूले से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, हमने बात की यहाँ पे कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली की बात की है ना। तो 500 हर्ट्ज आवृत्ति यहाँ पे, तो 500 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 1 सेकंड में आपके पास कितने हर्ट्ज हो जाएंगे? यहाँ पर 500 हर्ट्ज। ठीक है, 500 हर्ट्ज हो गए। ठीक है, ठीक है, ये हमने देख लिया। 500 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि 500 हर्ट्ज पर प्रति सेकंड की हमने बात की है ना। यानी कि 1 सेकंड में कितने हर्ट्ज हो रहे हैं आपके यहाँ पे? 500 सेकंड हो रहे हैं। और आपसे कितना पूछा है? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं आपके पास 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला याद रखना है कि आपकी जो आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब आप किसकी बात कर रहे हो? आपसे वाइब्रेशंस पूछिए कि टोटल कितने कंपन होंगे, टोटल वाइब्रेशंस आपने निकालनी है। टीवी मींस टोटल वाइब्रेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? कितने निकल कर आ गई हमारे पास? फ्रीक्वेंसी है 500। और कितने की बात कर रहे हैं? 1 मिनट में पूछा है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30, और यहाँ पर हो जाएगा 30 आगे लग गई, यानी कि 30,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया कि अगर आपको वाइब्रेशंस निकालनी है, टोटल वाइब्रेशंस, तो टोटल वाइब्रेशन के लिए आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हो। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको पता है 500 हर्ट्ज दी थी, तो 500 हर्ट्ज जो है वो 500 ही फ्रीक्वेंसी 500 आपके पास साउंड निकल कर आ रहे हैं, वाइब्रेशंस कितनी? प्रति सेकेंड। और 1 मिनट में पूछा है तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, तो आप उसको 500 को 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं होता है किस में? अगर आपने मेटल डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल, अगर आपको कोई मेटल है उसके अंदर जो है वो ये हो गया है, क्रैक आ गया है, तो क्या आप अल्ट्रासाउंड करोगे? बिल्कुल किया जाता है। सोनार है, समुद्र वगैरह में जो है यूज़ किया जाता है, उसमें भी यूज़ किया जाएगा। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, या होता है? तो होता है, उसमें भी अल्ट्रासाउंड लिया जाता है, तभी पता चलता है कि किडनी स्टोन है या नहीं। फोटोसिंथेसिस में कोई लेना देना नहीं है अल्ट्रासाउंड का, तो ये नहीं होगी, बाकी सारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज हाई बिकॉज सॉलिड्स हैव, ठोसों में जो ध्वनि का वेग है अधिक होता है। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि उनमें क्या होता है? इलास्टिसिटी लो होती है, हाई इलास्टिसिटी होती है, नो पार्टिकल्स या वैक्यूम में स्पेस होता है, तो क्या है? हाई इलास्टिसिटी होती है उसमें, इसीलिए ये चीज़ है। तो मैंने आपको क्या कहा था? जो स्पीड की बात करते हैं हम, वेव लेंथ की बात, वेव की स्पीड की अगर बात की जाए तो वो मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो डेंसली है या जो है वो इलास्टिसिटी है उसमें,
क्या है? तो ठोसों में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है क्योंकि हाई इलास्टिसिटी होती है उसमें, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नॉइस पोल्यूशन? सबसे हाईएस्ट जो नॉइस पोल्यूशन है वो कौन जो है वो यहाँ पे करता है? विस्परिंग, जब आप जो है वो विस्पर करते हो, फुसफुसाते हो, यानी कि, या लाइब्रेरी, जेट एयरक्राफ्ट हैं, या रस्टलिंग लीव्स हैं। तो सबसे ज़्यादा नॉइस जो है वो कौन करेगा? जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वो जो जेट उड़ रहे होते हैं, वो जो है वो सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू। हम बात करें कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इस तरीके से हम बात करें, साउंड ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विरलन बनते हैं, वो क्या करते हैं? पेरियोडिक मोशंस ऑफ पार्टिकल्स होती है, रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स है, सर्कुलर मोशन है, रैंडम मोशन है। तो संपीड़न और विरल किसकी वजह से बनते हैं? पेरियोडिक मोशंस ऑफ पार्टिकल्स में पेरियोडिक मोशन होती है, उसकी वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? वायु में ध्वनि के वेग को कौन प्रभावित नहीं करता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मीडियम डेंसिटी, लाउडनेस। तो वायु में ध्वनि के वेग को आपका टेम्परेचर भी प्रभावित करेगा, ह्यूमिडिटी भी प्रभावित करेगी, मीडियम भी जो है वो डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी भी प्रभावित करेगी, लेकिन लाउडनेस जो है वो ध्वनि के वेग को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। ध्वनि तरंगे परावर्तित होती हैं कहाँ पे? हार्ड सरफेस पे, सॉफ्ट सरफेस पे, बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट। तो बिल्कुल दोनों पर परावर्तित होती है, दोनों से रिफ्लेक्ट होती है, चाहे आपका हार्ड सरफेस है, चाहे आपका सॉफ्ट सरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम आफ्टर सोर्स स्टॉप इज कॉल्ड। स्रोत बंद होने के बाद सभागार में ध्वनि बने रहना क्या कहलाता है? कि जैसे सब कुछ बंद हो गया ना, फिर भी वहाँ पे आपको थोड़ा सा साउंड जो है वो फील हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है रिवर्बरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनः साउंड आपको जो है वो सुनाई देने लग जाता है वहाँ पे स्रोत बंद होने के बाद भी, क्योंकि वो साउंड अंदर ही घूम रहा है उसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है, विच साउंड इज मोस्ट सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा साउंड कौन सा माना जाता है, जो हम सुन सकते हैं? तो ऑडिबल साउंड। इंफ्रासोनिक कौन सा होता है? जो कि आपका बिलो 20 हर्ट्स है, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, जिसको कुत्ते बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं, उसको इंफ्रासोनिक बोल रहे हैं। और जो अल्ट्रासोनिक है, इनको जो है वो आउल है या बैट है, चमगादड़, वो सुन सकते हैं। ऑडिबल साउंड जो इंसान सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज विद डिस्टेंस बिकॉज। दूरी बढ़ने पर जो ध्वनि की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, वो घटता है डिस्टेंस बढ़ने पे। क्यों होती है ये चीज़? तो ये होती है जो एब्जॉर्प्शन है एंड स्प्रेडिंग है। दूर हो आप तो साउंड कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ जो है वो स्प्रेड हो जाता है इधर उधर, उसकी वजह से ध्वनि आपको जल्दी सुनाई नहीं देती है। मतलब जैसे आप एक थोड़े नज़दीक से सुन सकते हो ना, वैसे सुनाई नहीं देती है, तो एब्जॉर्प्शन एंड स्प्रेडिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज यूज टू डिटेक्ट फ्लॉज इनसाइड मेटल ब्लॉक्स? धातु के अंदर दोष ज्ञात करने हेतु आप क्या जो है वो यूज़ करोगे? अभी मैंने ये चीज़ आपको पीछे बताई थी, तो आप अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हो अगर उसमें जो है वो क्रैक्स वगैरह आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड रिलेटिव टू। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग, स्पीड ऑफ साउंड, पिच ओनली या इको। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसकी अगर मैं बात करूँ ना, ये है क्या थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग? यानी कि अगर एक जो हेल्दी ह्यूमन हीयर होता है ना, वो एक एनवायरनमेंट में कितना साउंड जो है वो सुन सकता है, उसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग। तो ध्वनि की तीव्रता उससे मापी जाती है कि एक एनवायरनमेंट में वो कितना साउंड वहाँ पर जो है वो क्लियरली सुन पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज पेरियोडिक साउंड? तो पेरियोडिक साउंड कौन सा है? जो गिटार वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जो म्यूजिकल टर्निंग फॉक्स होती हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? ये आवर्ती ध्वनि है, पेरियोडिक साउंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन मॉडर्न सिटी इज।
आधुनिक शहरों में जो श्रवण दोष है उसका मुख्य कारण क्या है? वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वो जो है वो श्रवण दोष इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का जो है वो साउंड है ना, तो नॉइस पोल्यूशन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम जो है वो इतने ही क्वेश्चन करेंगे और क्लास जो है हमारी काफ़ी हो चुकी है। और इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि न्यूमेरिकल समझाने के लिए जाते हैं ना, तो इसी तरीके से आगे की कुछ चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी। इतनी चीज़ों को अच्छे से समझो, फॉर्मूलाज को याद रखो, क्वेश्चंस को याद रखो, फिर जो है धीरे धीरे से हम आगे बढ़ेंगे और आपको नेक्स्ट चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है ना पिछली क्लासेस को, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास के बीच में भी बताया था, तो आप उसको जो है वो देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पे लेट्स लर्न विद रेखा, जो आपका जो जिस चैनल पे आप क्लासेस देख रहे हो उसी के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है, और वहाँ पे आपको साइकोलॉजी की, मॉडर्न हिस्ट्री की और हिंदी इंग्लिश की, और साथ में ये जो जनरल साइंस का हमने जो सिलेबस स्टार्ट किया है जेबीटी कमीशन और पटवारी के रिगार्डिंग मेनली, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।